जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर 22 संसद यानी कि पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे पॉलिटी और हमारे पूरे लाइफ में भी अपने भारत के अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट है। संसद आप जान रहे, यहीं से हमारा सारा पूरे देश के लिए नियम कानून बनाया जाता है। और हमारे ये जो पॉलिटी चैप्टर है इसमें भी ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे। आज देखते हैं इस चैप्टर को। देखिए, संसद केंद्र सरकार का एक विधायी अंग होता है ना। यानी कि केंद्र जो है, जो केंद्र है उस वो जो है पूरा जो रूल करता है ना, उसका जो पूरा कानून है वो हमारा संसद में ही बनता है। तो इसलिए हम लोग उसको केंद्र सरकार का विधायी अंग बोलते हैं। ठीक है, और इसी को ही हम लोग सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, ये संविधान के 5वें भाग में है। ठीक है, 5वें भाग में है और अनुच्छेद 79 से 122 के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, जिसमें संसद का गठन, संरचना, ये प्रक्रिया, विशेषाधिकार, सारी चीज़ें जो है वो 79 से 122 याद रखेंगे आप। ठीक है, और देखिए हम लोग अब इसमें सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो है संसद का गठन। तो संसद का गठन कैसे होता है उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए, ये है संसद, एक थोड़ा सा डायग्राम बनाया हूँ समझने के लिए। ठीक है, संसद के अंतर्गत इसके 3 अंग होंगे। ठीक है, ये तीनों से मिलकर के ही संसद बनेगा। तो सबसे पहला है अपना राज्यसभा। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति, उसके बाद से लोकसभा। ठीक है ना। तो इसमें से ये तीनों मिलकर के ही बनेंगे। इसमें से अगर कोई भी एक अगर नहीं रहता है तो वो संसद नहीं कहलाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो राष्ट्रपति है, हम लोग जानते हैं कि संसद में राज्यसभा और लोकसभा ये दो चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है ना। लेकिन जो राष्ट्रपति हैं वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। आप इस बात को याद रखना। लेकिन वो हमारे संसद के अभिन्न अंग हैं। ऐसा क्यों है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि देखिएगा, वो भले ही नहीं बैठते हैं, है ना, संसद के किसी भी सदन में नहीं बैठते हैं। राज्यसभा या लोकसभा में कोई भी ऐसा विधेयक, बिल या कोई भी ऐसा कानून हो गया, ठीक है, चाहे आपातकाल स्थिति किसी भी तरीके का, एक देखे होंगे कि जब संसद नहीं चल रहा होता है तो भी राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार भी, विवेकानुसार तो नहीं होता लेकिन फिर भी, है ना, वो उस समय भी अपना कुछ ना कुछ, अगर वहाँ पे जो जरूरत हो उस हिसाब से एक रूल बना देते हैं। वो कैसे होता है, तो अध्यादेश के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये जो होता है, ये सारी चीज़ें जो राष्ट्रपति करते हैं, अगर कोई विधेयक बना है, ठीक है, वो राज्यसभा लोकसभा में पारित होने के बाद से राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर राष्ट्रपति वहाँ पे साइन करते हैं या फिर उसको अलाउ करते हैं, तभी जा कर के वो कानून बनता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति भी हैं। ठीक है ना, ये यानी कि ये तीनों। तो याद रखेंगे कि जो संसद है वो राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा से मिलकर के बनती हैं। ठीक है ना। हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, तो अभी हम लोग राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं इसको पहले ही समझाया हूँ, समझाना चाहता हूँ इसको, क्योंकि ये जो होता है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ये जो अधिनियम है, इसके अंतर्गत जितने भी संसद में, है ना, हम लोग को पूरे, अब संसद क्या है, पूरे कानून, पूरा देश में जो कानून बना रहे हैं उसमें जो लागू होगा, पूरे देश में लागू होगा, तो वो किस क्षेत्र में कौन सा कानून होना चाहिए, कैसा कानून होना चाहिए, सभी के लिए बराबर है कि नहीं है कानून, ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी, वो तब पता चलेंगी जब हर एक क्षेत्र से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो हमारे संसद में बैठेगा, जो केंद्र में बैठेगा। यानी कि हमारे संसद में पूरे देश भर के, ठीक है, सभी क्षेत्र विभाजित होते हैं। हम लोग आगे उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो वो सभी क्षेत्र जो होते हैं, उन सभी क्षेत्रों में से एक एक व्यक्ति आता है और वो अपने अनुसार संसद में अपने क्षेत्र की बातें रखता है। उसके अनुसार सभी लोग मिल कर के फिर एक कानून बनाते हैं। तो वो उनका जो है, उनका चुनाव कैसे होगा,
तो उनका जो चुनाव करने का एक कानून है, उनका एक तरीके से डायरेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है, कि इस वे में इनका चुनाव कराया जाएगा। तो वो जो है वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत होता है। यानी कि जन प्रतिनिधित्व के अंतर्गत ये जो अधिनियम है इसमें ये बताया गया है कि चुनाव कैसा होगा, कौन योग्य होगा, कौन योग्य नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत कौन योग्य व्यक्ति होगा। योग्य व्यक्ति यानी कि जिसको हम लोग अर्हताएं भी कहते हैं, ठीक है, उसको योग्य समझिए। ठीक, बाकी क्या है कि एग्जाम में है ना जो इस तरीके का वर्ड आता है अर्हताएं। तो अर्हताएं मतलब योग्य, ठीक है, योग्यता। तो देखिए सबसे पहले कौन सा व्यक्ति योग्य होगा, इसके लिए दो कंडीशन है यहाँ पे। सबसे पहले कंडीशन ये है कि जो कोई भी व्यक्ति होगा जो संसद के लिए चुनाव लड़ करके आना चाहता है, ठीक है, वो क्या होगा, वो जिस निर्वाचन क्षेत्र का होगा वहाँ पे उसका पंजीकरण भी होगा। यानी कि उस क्षेत्र का वो मतदाता भी होना चाहिए। पहला कंडीशन ये याद रखेंगे, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत जो संसद में व्यक्ति आना चाहता है वो सबसे पहले उस क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए, सिंपल भाषा में हम लोग समझे तो, ठीक है। लेकिन ये लोकसभा के लिए है, राज्यसभा के लिए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। क्या जरूरी नहीं है, वो क्षेत्र का उसी क्षेत्र का व्यक्ति हो, पंजीकृत मतदाता हो, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन ये है कि हमारे संसद में भी बहुत सारे आरक्षित जो सीट होते हैं उनको अगर उससे रिलेटेड किसी व्यक्ति को आना है तो वो ऐसा व्यक्ति होगा जो अनुसूचित या अनुसूचित जो जनजाति होता है उसका सदस्य होना होगा उसे, क्योंकि आरक्षण उन्हीं के लिए है। तो उन्हीं के समुदाय से कोई व्यक्ति रहेगा तब वो आरक्षित सीट के लिए वो निर्वाचित हो सकता है, उसके लिए वो चुनाव लड़ सकता है। तो ये दो कंडीशन योग्यता के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। अब अयोग्य व्यक्ति कैसे होगा, ठीक है, यानी कि मान के चलो कि ये भी तो होना चाहिए ना कि रिस्ट्रिक्शन भी तो होना चाहिए, या फिर हर कोई आ जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप याद रखेंगे कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 ये भी बताता है कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कि अयोग्य होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं निरहर्ता, ठीक है। तो हम लोग इसके अंतर्गत निरहर्ताएं देखेंगे, यानी कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अयोग्य होंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और देखेंगे इसमें, हम लोग अभी जो फॉलो कर रहे हैं, ये हम लोग पूरा जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं उसका जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। पॉलिटी का ये जो बुक है, अ, एक मिनट, नहीं दिखेगा ऐसे में, देखिए ये हमारा चैप्टर 22 है, ठीक है ना, दिख रहा है ना। इसके 22 के दो तीन पेज में जाएंगे, यानी कि हम लोग जाएंगे इसमें 22.5, ये यहाँ पे, ठीक है। 22.5 आप देख लेंगे, जो भी इस बुक को फॉलो कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या है, इस बुक में क्या है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, तो मैं उसी को एक बार आपको बताना चाहता हूँ। देखिए इसमें क्या है ना कि ये जो है ना इसमें लिखा हुआ है कि संसद मतलब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत कौन से व्यक्ति योग्य होंगे, ठीक है, अयोग्य होंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि वह चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार न दिया गया हो। यानी कि ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जो कि भ्रष्ट आचरण, ठीक है, चुनाव में भ्रष्ट आचरण है, किसी भी प्रकार का अपराध नहीं किया है तो वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, तो वो मैं बताना चाहता हूँ, इसको सही कर लेंगे। लगभग जितना इसका चैप्टर है वो सभी में थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है।
जैसे कि दूसरा इसमें यह है कि उसे किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा ना हुई हो। समझ रहे हैं आप? यानी कि अगर किसी व्यक्ति को 2 वर्ष से अधिक की सजा नहीं हुई है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे है ना, उसको सुधार कर लेंगे। देखिए, वास्तविक में क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति अयोग्य होगा, समझिएगा इसको। और ये 22.5 में जाएंगे जब, अपना एम लक्ष्मीकांत का जो पॉलिटी का बुक है उसमें, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, देखिए वास्तविक रूप से वह व्यक्ति जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत वह व्यक्ति अयोग्य होगा जो, ठीक है, चुनावी अपराध या फिर चुनाव में कोई भी भ्रष्ट आचरण का दोषी करार दिया गया हो। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा, उसे किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हुई हो, ऐसा व्यक्ति भी अयोग्य होगा। यानी कि कोई अगर छोटा मोटा जैसे कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको 2 वर्ष से अधिक का सजा नहीं होना चाहिए। यदि उसको 2 वर्ष से अधिक का सजा हो गया तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसके बाद से ये जो है जो चुनावी जो खर्च होता है उसका उसका जो भी डिटेल्स देना है, जो भी व्यक्ति लड़ रहा है उसमें चुनाव का खर्च होता है ना, तो वो चुनाव का जो खर्च है उसका पूरा डिटेल्स होना चाहिए उस व्यक्ति के पास। तो ये भी है। ठीक है, अगर उसके पास ऐसा नहीं है, वो नहीं बता पा रहा है, तो भी वो अयोग्य होगा। उसके बाद से लाभ का पद पे नहीं होना चाहिए। लाभ का पद हम लोग बार बार देख चुके हैं, है ना, वही लाभ का पद है यहाँ पे। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद से देखते हैं आगे इसी में चौथा पॉइंट। ठीक है, देखिए उसके अंतर्गत और है इसमें, भ्रष्ट आचरण या फिर निष्ठाहीन होने के कारण सरकारी सेवाओं से बर्खास्त किया गया हो। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले गवर्नमेंट जॉब में था और कुछ ऐसा काम किया है जिसके कारण से उसका आचरण क्या है, भ्रष्ट टाइप से उसका जो भी हुआ है वो बर्खास्त कर दिया गया है उसको, तो ऐसा व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसके बाद से उसे विभिन्न समूहों में शत्रुता बढ़ाने या रिश्वतखोरी के लिए दंड दिया गया हो, ऐसा व्यक्ति भी अयोग्य होगा। यदि किसी को रिश्वतखोरी में दंडित किया गया है तो वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये सब सारी चीज़ें जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग संसद के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। जो संसद का चुनाव होगा ना, उससे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति उस चुनाव में लड़ सकता है, कौन सा व्यक्ति उस चुनाव में भाग ले सकता है। तो हम लोग को ये जानना जरूरी है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए उसके बाद से है कि छुआछूत, दहेज, सती जैसे प्रथा, ये सब जो है इस सामाजिक अपराधों का भी, इसमें भी वो संलिप्त नहीं होना चाहिए। यदि इसमें कोई भी संलिप्त पाया गया है तो वो फिर अयोग्य होगा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत। मैं बार बार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम ये बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए इससे रिलेटेड अगर कोई भी मामला होगा ना तो वो राष्ट्रपति का फैसला अंतिम होगा। इसमें जो फैसला करेंगे वो राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कैसा होगा। अब हम लोग देखेंगे कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत ही दोहरी सदस्यता के भी बारे में भी बताया गया है। दोहरी सदस्यता का मतलब ये है यहाँ पे कि मान के चलो कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, वो दो दो सीट जीत जाता है, उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ये भी तो कंडीशन आ सकता है ना। तो इसके लिए भी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में ये इसके लिए भी रूल बनाया गया है कि एक ही व्यक्ति, मान के चलो कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि राज्य में भी जीत गया, राज्य विधानमंडल में भी उसका एक सीट है और संसद में भी एक सीट है, तो उसके लिए क्या कानून होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें उसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला आप याद रखेंगे कि संसद के दोनों सदनों में यदि कोई भी व्यक्ति है जो कि संसद के दोनों सदनों में चुन लिया गया है, तो ऐसे स्थिति में वो 10 दिन के भीतर, ठीक है, सूचना न देने पर, या फिर वो राज्यसभा में, मतलब वो जैसे कोई व्यक्ति है जो कि, पहला कंडीशन याद रखेंगे, जो कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में वो
चुन लिया गया है, ठीक है, उसका चुनाव हो गया, दोनों में वो जीत गया है, यानी कि ऐसे कंडीशन में उसको कभी भी एक सीट तुरंत 10 दिन के भीतर उसको खाली करना पड़ेगा, या फिर राज्यसभा का जो सीट है वो ऑटोमेटिक उसका सीट खाली हो जाएगा, यानी कि वो लोकसभा का सीट उसका बचा रहेगा। आप समझ गए ना? हम लोग अब संसद के अंतर्गत जो पढ़ रहे हैं, एक राज्यसभा में और एक लोकसभा में। तो यदि वो दोनों का सदस्य बन जाता है तो उसमें से 10 दिन के भीतर में उसको एक सीट खाली करना, या फिर वो ऑटोमेटिक राज्यसभा का सीट खाली हो जाएगा। ये पहला कंडीशन है। ये दोहरी सदस्यता के संबंध में हम लोग समझ गए हैं दोहरी सदस्यता क्या होती है। देखिए दूसरा कंडीशन में ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो सदन का सदस्य है, ठीक है, वो दूसरे सदन के लिए भी वो चुन लिया जाता है। तो पहला जो सदन है वो ऑटोमेटिक अपने आप से वो रिक्त हो जाएगा, उसको रिक्त होना होगा, ठीक है। ये जो हम लोग पहला देखे इसमें क्या हुआ कि इसमें एक ही बार में दो व्यक्ति दो सीट पे चुन लिया गया, ठीक है। जबकि नीचे वाला है कि वो पहले एक सदन का सदस्य पहले से ही है, दूसरा सदन का भी वो सदस्य बन गया है चुनाव, यानी कि उसमें जीत गया है। तो ये कंडीशन है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसका पहले वाला पद रिक्त हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन है। तीसरा है कि कोई व्यक्ति जो एक ही सदन में दो सीटों पर चुना जाता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लोकसभा का व्यक्ति लोकसभा में ही दो सीट जीत गया है। तो ऐसी स्थिति में उसे अपने मन से, ठीक है, एक सीट को छोड़ना होगा, या फिर दोनों सीट वो गंवा देगा, ठीक है। तो ये भी कंडीशन, तीसरा कंडीशन आप याद रखेंगे। चौथा कंडीशन ये है कि कोई व्यक्ति, ठीक है, एक ही समय संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है, यानी कि जो है, जो कोई भी एक व्यक्ति है वो राज्य विधानमंडल में भी वो बैठेगा और लोकसभा में भी बैठेगा, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में जिसमें भी सदस्य हो, दोनों जगह पे एक साथ तो बैठ नहीं सकता है। तो इसलिए ये बताया गया कि किसी एक का ही वो सदस्य हो सकता है, ठीक है। अगर कोई निर्वाचित ऐसा कोई कंडीशन में होता है तो उसको 14 दिन के अंदर में, ठीक है, राज्य के विधानमंडल के सीट को खाली करना होगा, अन्यथा संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यानी कि इस कंडीशन में क्या हुआ कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि राज्य के विधानमंडल जो होता है उसमें भी चुन लिया गया है और संसद में भी, ठीक है। तो वो क्या होता है कि उसको 14 दिन का समय दिया जाता है कि वो किसको कौन सा सीट में रहेगा, एक सीट उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में यदि वो 14 दिन तक नहीं ऐसा करता है तो फिर उसका संसद का जो उसका सीट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो रिक्त हो जाएगा। तो ये दोहरी सदस्यता के अंतर्गत हम लोग समझ गए हैं। अब एक होता है दल बदल कानून, ठीक है, ये 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है दल बदल। हम लोग इसको बहुत अच्छे से हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, है ना। तो दल बदल जो होता है, दल बदल के अंतर्गत भी व्यक्ति अयोग्य साबित होता है। उसमें कैसा होता है, ये दल बदल जो है वो पहले से जो संगठन है, जो दल है, अलग अलग जो दल होता है, राजनीतिक दल होता है ना, बीजेपी, कांग्रेस, इस तरीके का जो है, ये सभी अलग अलग दल से हैं। तो इनके अंतर्गत अगर कोई ऐसा कुछ काम करता है तो अयोग्य होगा। उसमें क्या होगा, दल बदलना, यानी कि दल बदल के आधार पर निर्भरता, ठीक है ना, कोई जो दल बदलता है उसके अनुसार। तो हम लोग उसको देखते हैं, ये 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, आप ये याद रखिएगा। उसके बाद से अब हम लोग देखते हैं कि दल बदल के आधार पर कोई व्यक्ति कैसे अयोग्य हो सकता है। सबसे पहले देखिए, वो तो स्वेच्छा से अपना राजनीतिक दल त्याग कर दे तो ये दल बदल के अंतर्गत वो तो हो ही गया। उसके बाद से दूसरा देखिए, दल द्वारा निर्देश दिए गए जो भी है ना, उसको निर्देश दिया गया है, उसके विरोध में यदि वो मतदान करता है या फिर मतदान करता ही नहीं है, ऐसी कंडीशन में भी वो दल बदल के अंतर्गत आएगा, यानी कि वो अयोग्य होगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है कि जो दल है वो उसको 15 दिन के भीतर यदि माफ़ कर देती है तो ठीक है, नहीं माफ़ करेगी तो फिर वो दल बदल के अंतर्गत आता है। उसके बाद से कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि निर्दलीय चुना गया है, यानी कि वो किसी भी दल से नहीं है, ठीक है ना, किसी भी चुनावी जो संगठन है, दल है, उसके अंतर्गत नहीं है, वो निर्दलीय है, वो अकेला अपना चुनाव जीत करके आया है। ऐसी कंडीशन में वो किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाएगा, यानी कि क्या कर लिया, वो अपने दल से दूसरा दल बदल लिया, ठीक है ना।
तो वो ऐसा व्यक्ति भी वो क्या होगा, दल बदल के अंतर्गत आएगा, यानी कि वो अयोग्य हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा यदि दल बदल के अंतर्गत कोई आता है तो। चौथा देखते हैं, कोई भी नामित या नाम निर्देशित सदस्य, यानी कि जो मनोनीत होते हैं ना, चुनाव नहीं लड़ते वो लोग, उनका राष्ट्रपति के द्वारा उनको नामित किया जाता है। ऐसा व्यक्ति यदि 6 महीने से पहले किसी दल को किसी दल को ज्वाइन कर लेता है तो वो व्यक्ति जो होगा वो दल बदल के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन 6 महीने के बाद यदि किसी को वो ज्वाइन करता है तो ऐसी स्थिति में वो दल बदल के अंतर्गत आएगा और वो अयोग्य हो जाएगा, यानी कि उसका सीट खाली हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, यानी कि वो सदस्य नहीं रहेगा संसद का। तो कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है सारा चीज़, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सारी टॉपिक्स जो हैं। ठीक है। और मैं थोड़ा इसमें जो अपना पॉलिटी का बुक है उससे थोड़ा सा अलग तरीके से मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा पहले हम लोग संसद पढ़ेंगे, संसद के अंतर्गत लोकसभा में जो चुनाव होता है, राज्यसभा में जो चुनाव होता है, वो सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग यही नहीं जान रहे हैं कि उसका चुनाव होगा कैसे होगा। तो सबसे पहले इसलिए मैं ये बताना चाह रहा था इसमें जो इतना सारा चीज़ जो बताया कि चुनाव कैसे होगा और कौन सा व्यक्ति योग्य होगा, कौन सा व्यक्ति अयोग्य होगा। ठीक है। एक बात और याद रखेंगे, यदि दल बदल जो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है उसमें हमेशा आप याद रखेंगे कि इससे रिलेटेड जो भी विवाद होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है, वो या तो राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष यही इस मामले का निपटारा करेंगे। जबकि हम लोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो देख रहे थे उसमें राष्ट्रपति किसी भी तरीके का विवाद होता है तो राष्ट्रपति उसको देखते हैं, उनका जो निर्णय होता है अंतिम होता है। लेकिन यहाँ पे जो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जो दल बदल है उसके अंतर्गत यदि कोई योग्य है अयोग्य है, इसका जो है पूरा मामले को लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति देखेंगे। ठीक है। इसमें राष्ट्रपति का कोई काम नहीं है। ये हम लोग समझ गए। अब हम लोग अच्छे से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम लोग राज्यसभा क्या होता है, कैसा होता है, उसका चुनाव कैसा होता है, ये सारी चीज़ों को देखते हैं। देखिए सबसे पहले राज्यसभा की संरचना को देखते हैं, यानी कि राज्यसभा का जो संरचना होता है वो कैसा होता है। राज्यसभा हम लोग ये सब टीवी वगैरह में तो देखे ही हैं। ठीक है। उसका जो उसमें जो लोग होते हैं, जो राज्यसभा में लोग होते हैं वो 250 होते हैं, उनका ये निर्धारित किया गया है। ठीक है। जिसमें से 238 जो सदस्य होते हैं वो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जो कि अप्रत्यक्ष अ, रूप से निर्वाचित होते हैं। ठीक है। राज्यसभा में ही आपको याद होगा कि इसमें 12 जो ऐसे सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा अ, उसको मनोनीत करते हैं, राष्ट्रपति उसको मनोनीत करते हैं। ये 12 लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं, देखे होंगे कि अलग अलग क्षेत्र से होते हैं, कोई साहित्य, कोई क्रिकेट से हो गया, अलग अलग इस तरीके का जो लोग होते हैं वो लोग को राष्ट्रपति जो होते हैं वो डायरेक्टली मनोनीत करते हैं। तो ये राज्यसभा के अंतर्गत ये सारी बातें हैं। उसके बाद से देखिए वर्तमान में जो स्थिति है वो क्या है। अभी राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं। ठीक है ना। कितना होना चाहिए, 250 होना चाहिए। ठीक है। लेकिन केवल 245 ही हैं अभी। ठीक। इनमें से जो 229 हैं सदस्य हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि राज्यसभा में एक होता है, हमारे स्टेट में क्या है, एक तो राज्य है, एक है संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे जिसको हम लोग यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं। एक तो स्टेट हो गया अपना, एक होता है यूनियन टेरिटरीज। ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखें, जैसे ये अंडमान निकोबार हो गया, है ना, दमन एंड दीव हो गया, दिल्ली हो गया, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हैं यूटीज, यानी कि यूनियन टेरिटरीज। जिसमें देखिए स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, यानी कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, इन दोनों में बेसिक अंतर ये है कि जो राज्य होता है उसमें क्या होता है कि स्टेट का जो गवर्नमेंट होता है वो पूरे स्वतंत्र रूप से उसमें रेगुलेट करता है, वो स्वतंत्र होता है राज्य के अंतर्गत। लेकिन जो संघ राज्य क्षेत्र होता है वो स्वतंत्र नहीं होता, वो केंद्र के द्वारा मैनेजमेंट होता है उसका। ठीक है।
ये दोनों में बेसिक अंतर होता है, ठीक है ना। इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि संघ का राज्य क्षेत्र है, जबकि ये केवल राज्य क्षेत्र है, राज्य है केवल। इसलिए ये क्या होता है, इसमें अपना एक गवर्नमेंट होती है। जैसे हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो हमारे अभी जो सरकार है, ठीक है, तो वो सरकार पूरे तरीके से स्वतंत्र है, हालांकि एकदम पूरा स्वतंत्र नहीं है, लेकिन हम लोग उसको स्वतंत्र बोलते हैं, ठीक है ना। अगर अगर वो यूनियन टेरिटरीज होती ना, तो यहाँ पे वो गवर्नमेंट नहीं होता, ठीक है ना। वो केवल डायरेक्टली उसको केंद्र उसका मैनेजमेंट करता। तो ये फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो ये दोनों याद रखेंगे, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में क्या अंतर होता है। तो राज्यसभा में राज्यों से 229 लोग इसमें प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि संघ राज्य क्षेत्र से 4 लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, और बाकी जो 12 जो है ही हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करते हैं। ये वर्तमान का स्थिति में बता रहा हूँ। उसके बाद से देखिए, इसी में संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। हम लोग जब अनुसूची पढ़े थे उसमें भी हम लोग ये चीज़ को देखे थे, ठीक है ना, कि राज्यसभा के लिए संघ राज्य क्षेत्रों की सीटों का आवंटन ये जो है चौथी अनुसूची में है। ये राज्यसभा का संरचना हम लोग समझ गए, ठीक है ना। अब जो राज्यसभा है उसके अंतर्गत एक तो राज्य से लोग आएंगे, एक संघ राज्य क्षेत्र से आएंगे, तो उनका चुनाव कैसा होगा अब हम लोग उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले राज्यों का प्रतिनिधित्व, यानी कि राज्यसभा में राज्य से किस तरीके से लोग आएंगे। देखिए, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, ठीक है ना। इनका जो चुनाव होगा वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत, ये हम लोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जब हम लोग पढ़ रहे थे तब भी हम लोग वहाँ पे इसको अच्छे से समझ गए हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत, लेकिन गुप्त मतदान करके ऐसा शब्द नहीं है। यानी कि जो गुप्त होगा यही, बस इतना ही डिफरेंस है। यदि आपके पास क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से राज्यों के अ, विधानमंडल के द्वारा राज्यसभा के लोग चुने जाते हैं, इस तरीके से आपको ऑप्शन आता है। आपको यदि मालूम नहीं है इसमें थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस, यदि आप उसमें फोकस नहीं किए हैं कि दोनों का एक ही जैसा है, बस बात इतना ही है कि गुप्त मतदान जो होता है वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए होता है, बाकी लोगों के लिए गुप्त मतदान नहीं होता है। अगर आप इतना छोटा सा बात अगर नहीं जान रहे हैं तो आपको लगेगा कि हाँ, जो राज्य जो चुनते हैं राज्यसभा के लिए वो भी सेम ही है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व है, तो आप सही करेंगे। लेकिन ऐसा सही नहीं है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, ये आप ध्यान रखना। तो राज्यों के लोग कैसे आएंगे, जो राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं वो सेंटर के राज्यसभा में कैसे आएंगे, वो आएंगे राज्य के विधानसभा, ठीक है, राज्य के जो विधानसभा है उसके अंतर्गत निर्वाचित सदस्य उनको चुनेंगे, ठीक है ना, उसी के बीच से वो लोग आएंगे। संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कैसा होगा, यानी कि यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, वहां से लोग कैसे आएंगे। देखिए, वहां से राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र का प्रत्येक प्रतिनिधित्व इस कार्य के लिए निर्मित एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाएगा, यानी चुना जाता है। यानी कि इसमें एक निर्वाचन मंडल होगा, वो क्या करेगा, उनको चुन करके भेजेगा। और यह चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। समझ में आया ना, कभी भी कहीं पे भी आपको गुप्त नहीं लिखा गया है, ठीक है ना। आनुपातिक प्रतिनिधित्व और ये संक्रमणीय मत, ये हम लोग पहले देख चुके हैं, ठीक है ना। देखिए, नॉर्मली बस इतना है कि इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली ऐसा नहीं होता कि कोई एक व्यक्ति है उसी को पूरा वोट मिल गया और वो जीत गया।
आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब ही होता है कि जितने व्यक्ति खड़े होंगे उन सबका एक अनुपात वाइज जो होता है, जो सब जिसका सबसे ज्यादा अनुपात होता है वो क्या होता है, आगे बढ़ता है, यानी कि वो राज्यसभा के लिए चुन लिया जाता है। तो इसमें ये कहानी है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, मैं इसको अच्छे से बताया था पहले। ये आप समझ गए। एकल संक्रमणीय यानी कि एकल हस्तांतरण क्या होगा, जो सबसे कम जिसको वोट मिलेगा उसका जो वोट है अगले में जुड़ जाएगा तो वो हस्तांतरण हो जाएगा। तो इस तरीके से चुनाव होता है। देखिए 8 संघ राज्य क्षेत्रों में से सिर्फ दो दो लोग ही इसमें अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, दिल्ली व पुदुचेरी के प्रतिनिधि राज्यसभा में हैं। अन्य 5 या 6 हो जाएगा। संघ शासित प्रदेशों की जनसंख्या तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम होने के कारण राज्यसभा में उन्हें अलग से प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे कि जो एक जो क्षेत्र होता है, निर्वाचन क्षेत्र जो होता है, वो निर्वाचन क्षेत्र कैसे बनेगा। यानी कि हम लोग ये जो है राज्यसभा और लोकसभा जो है वो सेंटर में है, ठीक है, वो दिल्ली में है। और दिल्ली से वो क्या करता है, पूरे देश का मैनेजमेंट करता है। तो वहाँ पे वहाँ से हर क्षेत्र से कुछ लोग आए हैं, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना। अभी जैसे संघ राज्य क्षेत्र से अब लोगों को आना है, तो कैसे क्षेत्र से लिया जाए ये कैसे पता चलेगा? ये तभी पता चलेगा जब केंद्र सरकार या फिर जो भी चुनाव जो करना है उसके आधार पे क्षेत्र की जनसंख्या डिसाइड की गई हो कि कितना जनसंख्या लिया जाए, ताकि पूरे देश भर में बराबर स्थिति भी रहे और सभी का बराबर प्रतिनिधित्व हो और सभी लोग अ, राज्यसभा में उपस्थित भी हो सकें, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन आगे आएगा, मैं उसको बताऊंगा, ठीक है ना। देख ही लेते हैं, चलिए पहले मैं उसी को बता देता हूँ। देखिए ये होता है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ से लोगों को वहाँ से चुना जाता है, और वो ऐसा जगह है जहाँ की जनसंख्या 60 लाख से अधिक है। ऐसे क्षेत्र को केंद्र जो है प्रादेशिक क्षेत्र घोषित करती है। ये क्यों करते हैं, देखो, जैसे कि जो सेंटर है यानी कि जो संसद है वहाँ से रूल बनाएंगे, तो वहाँ से रूल बनाने के लिए पूरे देश में जो रूल बनाना है तो पूरे देश का स्थिति भी तो मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। और देश में इतने सारे लोग हैं, इतना सारा बहुत सारा क्षेत्र है ना। तो उसके हिसाब से कैसे डिसाइड किया जाए कि हाँ कौन व्यक्ति कहाँ से लिया जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, पूरे देश को एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। उसको बांटने का विधि ये है कि जो क्षेत्र होगा उसका एक जनसंख्या डिसाइड करेंगे। जनसंख्या का भी जो डिसाइड है उस तरीके से किया गया है कि लगभग सभी का बराबर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिसाइड किया गया कि हम लोग जो क्षेत्र हैं वो 60 लाख से ऊपर लोगों का एक क्षेत्र बना लेंगे। उस क्षेत्र में से उस एक किसी एक व्यक्ति को वहां से उठा करके ले आएंगे अपने केंद्र में, यानी कि राज्यसभा या लोकसभा समझ लो, ठीक है ना। तो हम लोग संसद में ले आएंगे। वो जो व्यक्ति होगा उतने लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। ऐसे ही कई क्षेत्र बना दिए 60 लाख से एवं जो जनसंख्या है उनका एक एरिया का। तो अब ऐसा करके पूरे देश में बना लिए। अब फिर वहां से एक एक लोगों को उठा लिए। अब अगर कोई रूल बनाएंगे तो जो जिस क्षेत्र से है उस क्षेत्र की स्थिति अपना बताएगा, उस हिसाब से वो भी सोच करके अपना विचार पेश करेगा। उससे क्या होगा कि हाँ ठीक है, अगर ये स्थिति सही है, ये जो रूल है वो परफेक्टली यहाँ पे हो रहा है, या फिर कुछ चेंजेस करना है, तो ये समझ में आ जाएगा सभी को। तो इसलिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, कैसा होता है, ये हम लोग समझ गए ना। तो ये चुनाव के लिए ऐसा किया जाता है ताकि उस क्षेत्र से उस एक व्यक्ति को ले लिया जाए, ताकि वहाँ का पूरा हाल चाल हम लोग को पता चल जाए, ठीक है। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन करने के लिए सभी राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, यानी कि उसी को हम लोग प्रादेशिक क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये भी है कि इसके अंतर्गत ये जो बंद होगा वो कहाँ पे लागू होगा, जहाँ की जनसंख्या 60 लाख से अधिक होगी।
उसके बाद से देखिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति में विभाजित किया जाएगा। ये मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक ऑफिशियली पढ़ के मैं बता देता हूँ, ठीक है। ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों से अनुपात अनुपात जो है समस्त राज्यों में एक समान हो। यानी कि हम लोग अभी जो मैं बताया, पूरा देश ऐसा होना चाहिए कि एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं का भी लोग उठा लिए हैं। सभी जगह का लोगों को बराबर तरीके से व्यक्ति को उठाएंगे, ताकि हर जगह का स्थिति हम लोगों को अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। और ये जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है, इसको आप याद रखेंगे कि 84वें जो संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में हुआ, उसमें क्या कर दिया गया, 25 वर्षों तक और बढ़ा दिया गया। यानी कि 2026 तक ये जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है वो बना रहेगा, जैसा है जो स्थिति है ऐसे ही रहेगा। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मान के चलो किसी क्षेत्र का जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लोगों का जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत एक ज़िला हमारा जो रायगढ़ है, इसके अंतर्गत 60 लाख व्यक्ति नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। ये हो रहे हैं मान के चलो केवल 55 तक हो रहे हैं, 55 लाख तक हो रहे हैं। ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि अभी हम लोगों का जो निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत तो अब ये नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ से कोई तो लोग नहीं जा पाएगा। अगर यहाँ के लोगों, यहाँ के किसी कोई एक व्यक्ति अगर लोकसभा संसद में नहीं जा पाएगा, तो क्या होगा, यहाँ का स्थिति जो है वो तो पता नहीं चलेगा किसी को भी, सरकार को। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है कि मान के चलो 5 साल बाद हम लोगों का जो जनसंख्या है वो 60 लाख से ज़्यादा हो गया, तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ से एक व्यक्ति जाएगा। ये तो ठीक है, ऐसा तो सही हो रहा है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम एक ये भी है कि हमारा जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और फिर संसद भी वहाँ पे फिर हम लोग को संभालते नहीं बनेगा। तो इसलिए अभी जितना प्रतिनिधित्व है वो प्रतिनिधित्व उतने में मैनेजमेंट चलता रहे। जितना ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा जनसंख्या, ये सारी चीज़ों का भी दबाव बढ़ेगा। इसलिए अभी कोशिश कर रहे हैं कि जो संशोधन के, इसीलिए इसको क्या कर दिए, 25 वर्षों तक ऐसे ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये 2026 तक ऐसा ही चलता रहेगा। अभी जहाँ जिस प्रादेशिक क्षेत्र को बनाया गया वह भी वही रहेगा। 2026 के बाद हम लोग इसको फिर से एक बार एनालाइज करेंगे और उस हिसाब से फिर से उसको प्रादेशिक क्षेत्र को जो है वो बांटेंगे। तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गया। कहाँ पे थे हम लोग। ये हमारा जो है ना, जो संसद है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और समझने के लिए भी इसमें बहुत सारा चीज़ होता है। कम से कम देखते हैं 1 या 2 3 क्लास इसमें होगा, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है और बहुत सारी बातें इसमें समझने के लिए होती हैं। तो काफ़ी अच्छे से दिमाग को रिलैक्स दे करके इसको समझना है, इस चैप्टर को। तभी ये चैप्टर अगर समझ गए तो आप पॉलिटी समझ गए, ठीक है। इसमें बहुत सारे चैप्टर होते हैं जो कई ऐसे डिफ़िकल्ट या फिर भूलने लायक भी होते हैं, लेकिन ये सबसे बेसिक चीज़ यही है हमारा संसद, ठीक है। संसद को अच्छे से समझ गए तो आप बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझने लगेंगे। तो हम लोग ये राज्यसभा के बारे में हम लोग समझ गए, ठीक है। राज्यसभा का जो संरचना है वो कैसा होगा, फिर उसके अंतर्गत राज्य से किस तरीके से लोग आएंगे, कैसा चुनाव होगा, संघ राज्य क्षेत्र से कैसे लोग आएंगे, ये भी हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखेंगे लोकसभा, ठीक है ना। मैं पहले बताया ना, संसद के अंतर्गत राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में तो कोई कहानी नहीं है, हम लोग इसको पढ़ लिए हैं अलग से। हम लोगों को अब देखना था लोकसभा और राज्यसभा। तो हम लोग राज्यसभा को देख लिए। राज्यसभा में किस तरीके से उनका कितने व्यक्ति होंगे, राज्यों का चुनाव कैसा होगा, और संघ राज्य क्षेत्र, सारी चीज़ें देख ली। अब हम लोग लोकसभा को सेम ऐसा ही देखते हैं। देखिए लोकसभा का जो संरचना होता है उसमें क्या होता है, लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है, ये आप ध्यान में रखेंगे। जिसमें से 530 जो होंगे वो राज्यों से होंगे। देखिए 530 राज्य से आ रहे हैं, जबकि संघ राज्य क्षेत्र से कितने आ रहे हैं, केवल 20 आ रहे हैं। ऐसा क्यों,
क्योंकि आप जानते हैं कि जो राज्य हैं वो बहुत ज़्यादा है, जबकि जो संघ राज्य क्षेत्र है वो कम है। ठीक है, अभी वर्तमान में हमारा जैसे 8 है, तो उसी तरीके से उनका प्रतिनिधित्व भी उसी तरीके से रहेगा ना। तो संघ राज्य क्षेत्र से कितने आते हैं? 20। अब देखिए इसमें ये जो एंग्लो इंडियन जो समुदाय, जो दो ऐसे थे लोकसभा में, जो कि राष्ट्रपति उनको चुनते थे, यानी कि उनका मनोनीत करते थे। अब वो कंडीशन खत्म हो गया है। अब कोई भी एंग्लो इंडियन नहीं आएगा। एंग्लो इंडियन मतलब जो एक तरीके से कहीं ना कहीं वो विदेशी होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे देश से जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। देखिए अब वर्तमान में क्या स्थिति है हमारा, वर्तमान में लोकसभा के 545 सदस्य हैं, याद रखेंगे। टोटल कितना निर्धारित कितना किया गया है? 552। लेकिन है कितना? 545, जिसमें से 530 सदस्य जो हैं वो राज्य से आते हैं और 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से आते हैं, ठीक है। और दो सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नामित, ये जो एंग्लो इंडियन है। लेकिन ये जो एंग्लो इंडियन का जो कहानी है वो खत्म हो गया है। अब कोई भी ये दो लोग जो हैं वो उनका अब नाम निर्देशित नहीं होता, यानी कि उनको अब मनोनीत नहीं करेंगे अब से, ठीक है, ये रूल हो गया है अब देखते हैं हम लोग राज्यों का भी। अब लोकसभा में राज्यों का चुनाव कैसा होता है, देखिए। लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधि राज्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र से लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे अब हम लोग इसको क्लियर होगा। थोड़ा तो दिमाग घूम रहा होगा, कितना सारा बात मैं बता दिया उसके कारण से। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करेंगे कि एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, दोनों का चुनाव अलग तरीके से हो रहा है, ठीक है। जो राज्यसभा है उसका चुनाव किस तरीके से हुआ? एकल संक्रमणीय मत के द्वारा हुआ, ठीक है ना। आप ये इसको ध्यान रखेंगे ना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत के द्वारा हुआ ये। लेकिन जबकि लोकसभा में क्या है? प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो रहा है, लेकिन लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो रहा है, ये याद रखेंगे। एक पॉइंट इसमें याद रखेंगे कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में उस समय क्या हुआ कि उस समय जो वोट देने का जो अ, आयु था, उसमें संशोधन करके पहले 21 वर्ष था, ठीक है, उसको लेकिन घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है, तो याद रखेंगे ये जो संशोधन है ये 61वां संविधान संशोधन है। इसी के द्वारा ये संशोधन करके 18 वर्ष किया गया। अब 18 वर्ष के जो लोग होते हैं देखे होंगे, वो उनका अब वो मतदाता के सूची में आ जाते हैं, अब वो वोट दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऊपर से जा रही होंगी, हो सकता है। यदि आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन यदि आप फर्स्ट बार पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ऊपर से जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोग फेस करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ से जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। केवल एग्ज़ाम के लिए नहीं, हमारे जानकारी के लिए भी होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग को पता है कि हम लोग उस समय 21 वर्ष के होते थे, तब हम लोग वोट दे सकते थे। लेकिन 61वां संविधान संशोधन हुआ, संविधान को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। उसी के अंतर्गत पूरा देश चल रहा है, तो उसको हम लोग को जानना ज़रूरी है। तो ये जो 61वां संविधान संशोधन है वो है, उसी के अंतर्गत 18 वर्ष कर दिया गया वो वोट देने का जो ईयर है, ठीक है ना, यानी कि जो आयु है। उसके बाद से देखिए कि लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कैसा होगा। इसमें देखिए ये अधिनियम 1965 में 65, जिसका संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं, यानी कि जो लोकसभा के लिए जो चुने जाएंगे उसमें क्या होगा, उसमें अधिनियम 1965 का को फॉलो करते हैं, उसके आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे वो लोग और वो लोकसभा में जाएंगे। तो ये हम लोग समझ गए अच्छे से कि लोकसभा में कैसे लोग चुने जाएंगे, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। हम लोग जो देखिए ये जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 सभी के लिए लागू होता है। दोहरी सदस्यता देखिए, और हम लोग देखिए दल बदल आधार पे अयोग्यता जो ठहराना है, ये सारी चीज़ सभी पे लागू होता है। वो सबसे पहले मैं इसीलिए बताया कि कौन चुनाव के लिए योग्य होगा, कौन अयोग्य होगा, कौन सा दल निर्भर हो सकता है, कौन सा दल अयोग्य हो सकता है। तो ये हम लोग अच्छे से समझ गए।
और राज्यसभा लोकसभा में निर्वाचन कैसा होता है, किस तरीके से लोग आते हैं, ये भी हम लोग अच्छे से समझ गए। संसद का ये पूरा कहानी हो गया। अब संसद के अंतर्गत राज्यसभा लोकसभा का अवधि कैसा होगा, यानी कि उनका जो कंडीशन है, देखते हैं पढ़ते हैं हम लोग, ये अच्छे से तब समझ में आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, देखिए राज्यसभा पहली बार 1952 में स्थापित हुआ। ठीक है, उसके बाद से निरंतर चल रहा है। इन दोनों में अब डिफरेंस होगा, ठीक है ना, लोकसभा और राज्यसभा में। यानी कि जो राज्यसभा है वो स्थायी संस्था है, यानी कि वो हमेशा स्थायी रहता है, ठीक है ना, उसका विघटन नहीं होता है किसी भी हालत में। लेकिन इसमें क्या होगा, इसके एक तिहाई जो है, एक तिहाई जो सदस्य हैं वह हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होंगे। ठीक है, और ये जो सीट होगा इसका फिर से चुनाव होगा, और फिर इसमें फिर से इन सीट को भरा जाएगा। और इसके लिए क्या करेंगे, राष्ट्रपति हर तीसरे वर्ष के शुरुआत में मनोनयन करेंगे, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा ये सारी काम होंगे। सेवानिवृत्त होने वाले जो सदस्य होंगे वो कितने बार भी चुनाव लड़ करके फिर से राज्यसभा में आ सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस राज्यसभा लोकसभा में बस डिफरेंस इतना है, अच्छे से ध्यान रखना, कि जो राज्यसभा है वो लगातार चलते रहता है, ठीक है ना। इनमें जो कुल टोटल जो इनका जो अ, ये जो है कार्यकाल होता है राज्यसभा के लोगों का, 6 वर्ष का होता है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, हर तीसरे वर्ष में लोगों को उसमें चेंजेस करते रहते हैं। यानी कि उसमें क्या होगा, 3 वर्ष आएगा, फिर वो क्या होगा, मतलब 6 वर्ष का ही होगा हर किसी का, लेकिन वो कंडीशन ऐसा बनाया है कि 3 वर्ष बाद कुछ लोग कुछ लोगों का जो है वो जो सेवानिवृत्ति हो जाएंगे, यानी कि उनका सेवा खत्म हो जाएगा, फिर से वो लोग चुनाव लड़ेंगे या फिर कोई और लड़ेगा और वो आएगा। सिंपल सा बस आप इतना याद रखना कि राज्यसभा जो है वो स्थायी रूप से लगातार चलती रहती है, जबकि लोकसभा जो है वो क्या होता है, स्थायी रूप से नहीं चलती है, वो उसका विघटन हो जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए राज्यसभा के अंतर्गत याद रखेंगे, संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के लिए पदावधि निर्धारित नहीं की है, संसद पर छोड़ दिया गया है, और इसी के तहत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा ये बताया गया है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम हम लोग जो पढ़े थे उसमें ये रूल बनाया गया है कि जो राज्यसभा के सदस्य होंगे उनका जो पदावधि होगा वो 6 साल का होगा। ठीक है, तो ये राज्यसभा की अवधि समझ में आ गया। इनका क्या अवधि है, कोई अवधि ही नहीं है, निरंतर चलता रहता है। लेकिन इसके अंतर्गत जो लोग हैं वो लोग बदलते रहते हैं। वो लोग कब बदलते हैं, 6 साल में। और लेकिन 6 साल का जो है वो 3-3 साल में उनका जो सेवानिवृत्ति होता रहता है। जो पुराने लोग हैं वो फिर से नए लोग आते हैं, ऐसे टाइप से उनमें चलता रहता है, लेकिन विघटन नहीं होता है। ये हो गया। उसके बाद से लोकसभा की अवधि, इसको आप देखते हैं। ठीक है, देखिए ये एक स्थायी संस्था नहीं है, हम लोग इसको अभी तुरंत मैं बताया आपको। सामान्य तौर पर इसकी अवधि जो है वो आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से लेकर के 5 वर्ष तक होती है। 5 वर्ष के बाद वो खुद ही विघटित हो जाएगी, या फिर दूसरा कंडीशन ये है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले ही उसको विघटित कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं, हम लोग पढ़े थे ना राष्ट्रपति का जो शक्ति है उसके अंतर्गत, या फिर प्रधानमंत्री के बारे में जब पढ़े थे वहाँ भी हम लोग ये शक्ति पढ़े थे कि यदि प्रधानमंत्री को कोई भी स्थिति में किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम होता है या इस्तीफा दे देते हैं, तो उस समय क्या हो जाएगा, तुरंत जो संसद है वो जो सदन है, जो लोकसभा है वो विघटित हो जाएगा, फिर से नया चुनाव होगा, और फिर से नया तरीके से गठन होगा। तो इस तरीके से विघटित हो गया ना, तो इसलिए ये क्या है, एक तो 5 वर्ष में ये अपने आप विघटित होगा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा। अच्छा हो गया ये हमारा पहला चैप्टर है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखे हैं, और ये अभी अभी कम है। ठीक है, अभी हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें देखना बाकी है। तो इसका आप बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हो। मेरे हिसाब से तो किसी भी तरीके से कोई भी कमी नहीं है, जितना भी चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस सारे टॉपिक को मैं कवर किया हूँ। तो आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लगातार इसको अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। हो सकता है एक बार में नहीं समझ में आए, लेकिन
एक बार, दो बार, तीन बार में बहुत अच्छे से आप समझ में आ जाएगा आपको, और बहुत अच्छे से आप इसका नोट्स बना सकते हो, तैयारी कर सकते हो। इसका एक और चैप्टर आएगा, हो सकता है कि एक या फिर दो भी चैप्टर आ जाए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे जस्ट इसी चैप्टर के अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।